नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके विशेष मांग पर हम लगातार जो है आप ही के कथनानुसार हम डीएलएड के सेमेस्टर के वीडियो में देने वाला हूं। मुझे शुरुआत करना था यूपी टेट के जो है सीडीपी की, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसे जो है मैंने होल्ड किया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मांग ये था कि भैया जो टॉपिक कमज़ोर है हमारे बेसिकली मैथ को लेकर के, उस पर आप अपना वीडियोज दे दीजिए, जिससे कि हम लोग मैथ को जो है एक विधिवत तरीके से अपने आप को एक सिक्योर फील कर पाएँ। हम जानते हैं कि आपको मैथ बहुत बेहतरीन आता है, आप मैथ में बेहतर कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बेहतर कर पाते हैं, उनके लिए निशांत ज्ञान खड़ा है। निश्चित तौर पे आप सभी के मांग पर मैंने एक वीडियो आज के दिन दे रहा हूं, जिसे त्रिभुज की समरूपता बोलते हैं। कल जो दूसरा वीडियो जाएगा वो त्रिभुज की सर्वांग समता पर जाएगा। मित्रों, निश्चित तौर पे हर एक प्रीवियस ईयर के पेपर में देख रहा हूं समरूपता से और सर्वांग समता से एक एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में भी समरूपता और सर्वांग समता से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। मित्रों, अगर आपने डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में है और आपने जो है पूरी की पूरी मैथ नहीं पढ़ी है, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपके डीएलएड लेवल की जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी के सभी क्वेश्चनों का एक मिक्सअप और प्लेलिस्ट बहुत बेहतरीन तैयार किया है। 26-27 वीडियो उस प्लेलिस्ट में हैं। आप सभी को मैं एक निर्देश दे सकता हूं कि आप सभी वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो आइए चलिए आज बात करते हैं मित्रों त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। त्रिभुजों की समरूपता होती क्या है और डीएलएड में इससे संबंधित कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस वीडियो की समाप्ति में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन इस वीडियो की समाप्ति के बाद आपको तनिक भी यह नहीं लगेगा कि समरूपता कोई बड़ी चीज होती है, या समरूपता हम अगर क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है तो हम उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा और अपने माता पिता के सपनों को ध्यान में रख करके वीडियो को देखा, निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को अंत करने के बाद अपने समय को जो है सार्थक जरूर महसूस करेंगे। हमारे वीडियोज के बनाने का पर्पज और आपके वीडियोज देखने का जो उद्देश्य होता है, तो वह तभी पूर्ण होता है जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, हम कोई चीज सिखा रहे हैं, आप उस चीज को सीखने में जो है सक्षम हो जाते हैं और मैं उस चीज को सिखाने में सक्षम हो जाता हूं, तो निश्चित तौर पे हमारा और आप दोनों का उद्देश्य जो है तभी पूरा होता है। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लगातार अनवरत अहर्निश आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, और यह प्रयास कहां तक फलीभूत होता है आपके एक छोटे से कमेंट से हमें जरूर पता चलता है। तो मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो आप करिएगा, जरूर करिएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप 2 लाइन कमेंट लिख करके मोटिवेटेड कमेंट हमें अभिप्रेरित करिए कि मैं आपके लिए जो कार्य कर रहा हूं शायद यह बेहतर ही कर रहा हूं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं। यहां पर जो है काइन मास्टर का लोगो लग जाता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा भैया यह लोगो इरिटेट कर रहा है, तो मैं टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा जानकार नहीं हूं। मेरे पास एक ऐप था जो काइन मास्टर प्रो करके आता है, वह ऐप अपने आप डिलीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हटेगा। अगर किसी को पता है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिएगा कि काइन मास्टर कैसे हटाया जाता है। ठीक है, मैं उतना जानकार नहीं हूं और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि यूट्यूब वगैरह में सर्चिंग वर्चिंग करके देखूं, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर देखूंगा, है ना। चलिए मित्रों, यहां पे मैं अब नहीं लिखूंगा, नीचे से लिखता हूं मित्रों समरूपता। मित्रों, सबसे पहले इसके नाम से ही स्पष्ट है, समरूपता का मतलब होता है समान रूप। जैसे कि एक व्यक्ति का रूप जो है दूसरे व्यक्ति के रूप से बराबर समान हो जाए, इसका मतलब यह है कि उनका रूप समान है, ना कि उनके जो है हाथ पैर समान है। एक व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, ठीक है। समरूपता का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो है बड़ा और लंबा चौड़ा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति नाटा और छोटे कद का हो सकता है। समान रूप का मतलब देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये जो है थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। समरूपता में भी ऐसे होता है, अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो जरूरी या नहीं है कि उनके जो है मतलब कि उनके भुजाएं बराबर होंगी, नहीं, उनके भुजाएं बराबर नहीं होती हैं समरूपता में। समरूपता में होता यह है कि उनके रूप बराबर होते हैं, उनकी जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में, ध्यान रखिएगा, जो मैं
वर्ड यूज कर रहा हूं उसी वर्ड की पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में वृद्धि करती हैं, समान अनुपात में वृद्धि करती हैं। अगर यह जो है 2 है तो हो सकता है इस बड़का वाला जो त्रिभुज है इसकी जो भुजा है, अगर यह 2 है तो यह 4 हो सकता है, यह 2 है तो यह 6 हो सकता है। जब भी इनकी भुजाएं जो है आपस में संगत भुजाओं का मतलब जानते हैं मित्रों, आज मैं वर्ड यूज कर रहा हूं संगत भुजाएं। मित्रों संगत भुजाओं का मतलब होता है कि अगर मैं इस त्रिभुज को ABC मान लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बातें इत्मीनान से और ध्यान पूर्वक सुनिएगा तभी जाकर के समझ में आएगा। अगर इस त्रिभुज को मैं ABC मान लेता हूं और इस त्रिभुज को मैं DEF मान लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो संगत भुजाओं की बात करें मित्रों, अगर मैं बोलूं कि AB के संगत भुजा कौन सी होगी दूसरे त्रिभुज में, तो AB के संगत भुजा मित्रों DE होगी। क्यों संगत भुजा कैसे हम पता करते हैं, जिस तरफ की भुजा ये होगी उसी तरफ की भुजा दूसरे त्रिभुज में लेंगे, वो दोनों भुजाएं आपस में संगत भुजाएं कहलाएंगी। और अगर वही बात संगत कोण की जाए तो अगर यहां पर कोण AQ हम लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज में उसी लोकेशन पर जो कोण होगा वह उसका संगत कोण होगा। अर्थात इसमें अगर कोण D को हम ले लेते हैं तो यह कोण A और कोण D आपस में संगत कोण होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मित्रों समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज में जरूरी नहीं होता है कि उनके जो है भुजाएं हैं आपस में बराबर हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जो रूप होता है वह बराबर होता है। उनकी संगत कोण संगत भुजाएं जो होती हैं वह आपस में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करती हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आप सभी लोग जान चुके हैं कि समरूपता होता क्या है। ठीक है, समरूपता की एक बेसिक समझ आपको एक कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर सेट हो रहा होगा और हम आगे बताने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप जरूर इस बात को, हमारी बातों को जो है अपने मस्तिष्क में जो है ग्रहण कर रहे होंगे। जितना भी बातें मैं बोल रहा हूं निश्चित तौर पर आप अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे। अगर 2 त्रिभुज में लेता हूं ABC, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 2 त्रिभुज में लेता हूं ABC और यहां पर लेता हूं PQR। मित्रों समरूपता का जो चिन्ह होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समरूपता का जो चिन्ह होता है इसी तरीके से होता है। एक तिरछी लाइन इस तरीके से खींच दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक डैश वाली लाइन खींचते हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा आप बना दीजिएगा। लहराती हुई लाइन जो होती है यह समरूपता की निशानी होती है। अगर मैं कह दूं मित्रों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में क्या है, आपस में समरूप है। क्या है, आपस में समरूप हैं। तो समरूपता की पहली प्रॉपर्टी जो आपको जानना आवश्यक है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इसके संगत भुजाएं होती हैं, जो इसके संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात जो है बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होता है उसे लिख करके हम बताते हैं। यहां पर AB है, यहां पर AB है, इसका जो संगत भुजा होगा वो होगा PQ। AB और PQ का अनुपात जो है बराबर होगा। ठीक है, AB और PQ का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अगर यहां पे BC लेते हैं तो इसका जो संगत भुजा है वह QR है, QR के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर हम AC लेते हैं, अगर यहां पर हम AC लेते हैं तो यहां पर जो संगत भुजा है PR के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थात उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप हैं तो इस बात को आप समझ के रखिएगा कि इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो है आपस में बराबर होता है। तो AB की संगत भुजा PQ है, AB बटे PQ लिखेंगे। BC की संगत भुजा QR है तो BC बटे QR लिखेंगे। AC की संगत भुजा PR है तो AC बटे PR लिखेंगे। ठीक है, अब रही बात, कुछ बच्चे कहेंगे भैया इसी त्रिभुज को हम काहे ऊपर लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, चाहे इस त्रिभुज को आप ऊपर लिख दीजिए, चाहे उस त्रिभुज को निचवा लिख दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन जिस त्रिभुज से आप शुरुआत करिएगा वही सेम पैटर्न आपको लेके चलना है। अगर मैं यहां पे PQ बटे AB कर देता हूं तो दूसरे त्रिभुज में भी, जैसे यहां से PQ बटे AB कर देता हूं, PQ बटे AB कर देता हूं, अब दोबारा से जिस त्रिभुज को संगत कोण लेंगे, दोबारा इसी त्रिभुज का संगत कोण ऊपर रखेंगे, अर्थात QR बटे BC कर देंगे, QR बटे BC कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इसे उल्टा सीधा हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को आप ऊपर ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप पैटर्न बनाइए, जब भी आप संगत भुजाओं को बराबर रखिए तो ध्यान से इस बात को रखिएगा, जिस त्रिभुज से आप शुरुआत करते हैं उसी त्रिभुज को अब आपको ऊपर रखना है या उसी त्रिभुज की भुजाओं को आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको लिखना सिखा देता हूं कि त्रिभुज, जब भी 2 त्रिभुज आपस में समरूप दिए गए होते हैं तो हमेशा उनको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम वैसे ही उनकी भुजाओं को जो है आपस में समरूप दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं त्रिभुज DEF
त्रिभुज DEF बराबर समरूप है त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। किसके? त्रिभुज PQR के। तो आपसे कहा जाए कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, भैया आप लिख करके दिखा दीजिए कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं कैसे आप लिखेंगे? या तो पहले आप चित्र बनाएंगे, तब आप संगत भुजा देखेंगे, तब जाकर के आप बराबर कर पाएंगे। वैसे आपको त्रिभुज बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। यहां से दो वर्ड आगे से उठाइए, DE, क्या लिखेंगे? DE, और वहां से PQ निकाल लीजिए, उसे नीचे लिख दीजिए, DE बटे PQ। आगे दूसरा दोनों ले लीजिए, EF बटे आगे वाला दो ले लीजिए QR। ठीक है, EF बटे QR। अब यहां पे क्या बच रहा है? DF बच रहा है, तो DF ऊपर करेंगे। यहां पे PR बच रहा है, PR नीचे करेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिना त्रिभुज बनाए भी अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हम उनका जो है क्या लिख सकते हैं? उनका संगत भुजाओं वाला जो अनुपात होता है हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी और इत्मीनान से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात हो गई संगत भुजाओं की। अब इन्हीं संगत भुजाओं के बाद मैं बता देता हूं इनकी परिमाप और इनकी ऊंचाई। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, अगर दो त्रिभुज दिया गया है ना, दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज मैं ले लेता हूं ABC दिया गया है और एक त्रिभुज PQR दिया गया है। मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा। अगर दो त्रिभुज ABC और PQR दिया गया है तो इनकी जो भुजाएं होती है, ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत भुजाएं का अनुपात जो है आपस में बराबर होगा। यह आपने सीख लिया। लेकिन अगर इनकी ऊंचाई दी रहे या इनकी माध्यिका दी रहे, माध्यिका को आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वह उसकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, वह उसकी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। जैसे यहां शीर्ष A से जो है हम BC पर जो है एक लंब डालते हैं, यह जो लंब मैंने A यहां पर मैं ले लेता हूं AO मैंने डाला है, यह इसकी माध्यिका कहलाएगी। और जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज के सामने वाले जिस पार्ट पे हम उस माध्यिका को या लंब को डालते हैं वह जो है उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। शायद इस बात को आप कक्षा 6 या 7वीं में जरूर पढ़े होंगे। मित्रों, जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर AO ले लेते हैं, यहां पर जो है यक्स ले लेते हैं, यहां पर यक्स ले लेते हैं और यहां पर वाई ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने में आपको समझ सही होगी। ठीक है, यहां पर यक्स ले लेते हैं, यहां पर वाई ले लेते हैं। अब अगर हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा, अब इसे मैं मिटा देता हूं। आपने समरूप बनाना सीख लिया। अगर यहां से x ले लेते हैं, AX इसकी जो है माध्यिका है, यहां पे PY माध्यिका है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर तो होंगी। AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BC बटे QR ये बराबर हो जाएगा AC बटे PR। अब इनकी माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होंगी, यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा था। अब इसकी माध्यिका पहले ऊपर नहीं लिख देंगे, जिस त्रिभुज से हम शुरुआत करेंगे उसी त्रिभुज को हम ऊपर लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा AX बटे PY। ठीक है, अब माध्यिका बराबर हो जाती है। और अगर इसी माध्यिका की जगह पर ऊंचाई दिया गया है H1 और H2, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ऊंचाई भी जो है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। अर्थात इनकी ऊंचाई भी H1 बटे H2 यह भी इसके बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई के साथ साथ अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऊंचाई के साथ साथ आपको इन त्रिभुजों का परिमाप भी दिया गया है, तो इनका परिमाप भी आपस में बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर उनकी माध्यिका का अनुपात बराबर उनके ऊंचाई का अनुपात बराबर उनके परिमाप का अनुपात भी होता है। परिमाप त्रिभुज ABC और परिमाप त्रिभुज PQR। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग उतार लीजिएगा अपने नोटबुक में, है ना। जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आपने समरूप में क्या क्या सीखा, समरूप त्रिभुज क्या होता है और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं आपस में निश्चित अनुपात में होती है। अगर दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो उनके संगत भुजाएं जो है हम कैसे अनुपात में लिखेंगे, आपने यह सीखा। अब आपने सीखा संगत भुजाओं के साथ साथ उसकी जो है माध्यिका बराबर होती है। माध्यिका के साथ साथ बराबर का मतलब निश्चित अनुपात में होती है। उसके साथ साथ उसकी ऊंचाई भी निश्चित अनुपात में होती है। ऊंचाई के साथ साथ उसका परिमाप भी निश्चित अनुपात में होता है। अब बात आता है मित्रों क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेनी है, उसके बाद हम आते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सवाल लिए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में दिए गए होंगे उन सवालों पर आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड इंटरेक्टिव पैनल ना होने की वजह से मैं यहां पर हजारों सवाल आपके सामने मैं नहीं ला सकता हूं। 3-4 सवाल लेकर के आया हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो
हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में, तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा। अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस बात को आप सभी लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर करते हैं ए बी बटे पी क्यू इसका वर्ग बराबर क्षेत्रफल एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मित्रों ए बी और पी क्यू नहीं दिया गया है तो ए बी और पी क्यू की जगह पे आप यह भी लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिख सकते हैं। अगर बी सी और क्यू आर नहीं दिया गया है तो भैया अगर इसकी माध्यिका दी गई है तो माध्यिका फर्स्ट का बटे माध्यिका सेकंड इसका भी आप वर्ग कर देंगे तो यह जो है क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा। अगर माध्यिका और भुजाएं नहीं दी गई हैं, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है तो परिमाप त्रिभुज एबीसी बटे परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर, इसका भी आप वर्ग कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि संगत भुजाओं का निश्चित अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं निश्चित अनुपात में होती हैं और बराबर होती हैं। उसके साथ साथ उसके बराबर होता है उसकी माध्यिका का निश्चित अनुपात होता है, उसके बराबर होता है उसकी ऊंचाई का निश्चित अनुपात होता है, उसके बराबर क्या होता है, उसके बराबर होता है परिमाप भी बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर क्षेत्रफल की बात आ जाती है तो भुजाओं का वर्ग होगा या परिमाप का वर्ग होगा या माध्यिका का वर्ग होगा या ऊंचाई का वर्ग होगा। जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो उनका होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 सवालों के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। निश्चित तौर पे डीएलएड का लेवल यही है, और डीएलएड का ही नहीं, आप यूपी टेट देंगे, आप सुपर टेट देंगे तो समरूपता से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा, मेरे कॉन्सेप्ट यही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इससे बाहर निश्चित तौर पे नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, है ना, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। अब आते हैं सवालों की तरफ और आपको जो है एक एक सवाल को हल करके मैं दिखा देता हूं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है? समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। जैसे ही समरूप है तो आप क्या जानते हैं, मैंने बताया है कि इनकी जो भुजाएं होती है, संगत भुजाएं, उनका एक निश्चित अनुपात होता है और वे आपस में बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर लिखिएगा इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि भैया ए बी बटे यहां पे क्यू आर लिख दीजिएगा, तब तो गलत हो जाएगा। जैसे संगत भुजाएं मैंने बताया, संगत भुजाएं क्या होती हैं उसे ही लिखिएगा और उसे ही अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, नहीं तो उत्तर गलत आएगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। हो गया ना। अब यहां पर देखिए कहा गया है कि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू की जगह पे 4 सेंटी, यहां पर देखिए पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया भैया? क्यू आर की वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए पी क्यू बी सी ए बी कहां पे है, देखते हैं। पी क्यू यहां पे है, बी सी कहां है? बी सी यहां पे है, और क्या पूछा है? बी सी पी क्यू बी सी, ठीक है, और ए बी पूछा गया है। का आपको निकालना है क्यू आर, मतलब यही निकालना है आपको। इतने की जरूरत है, इसे छोड़ दीजिए। अगर दोनों आपस में बराबर है तो किन्हीं भी दो को लेकर के आप सवाल को हल कर लीजिएगा। किन्हीं भी दो को लेकर के आपको सवाल को हल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ए बराबर नहीं आया तो हम सवाल नहीं हल कर पाएंगे। हम इन दोनों को बराबर लेकर के सवाल हल कर लेंगे, इन दोनों को बराबर लेकर के सवाल हल कर लेंगे, और इन दोनों को बराबर लेकर के सवाल हल कर लेंगे। जहां से हमें सवाल हल करने में सुविधा महसूस होगी हम उसी ही पॉइंट को उठा लेंगे, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं तो हमें कोई भी किंतु परंतु और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे उठा लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितना दिया गया है? ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। क्यू आर की वैल्यू हमें निकालना है तो हम x लिख देते हैं और आपस में हम तिरिया गुणा कर देते हैं। 8x की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4 छक्का 24 हो जाएगा। अरे x की वैल्यू 8 तिया 24 आ जाएगा, मतलब 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात
क्यू आर का जो वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नीचे आ रहा है ना, तो अर्थात क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जितने भी सवाल आपके सामने दिख जाते हैं समरूप की, उन सवालों का प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। पहला सवाल हो गया है ना। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यहां पर देख लीजिए। दूसरा सवाल आपके सामने दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, 16:25 है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। मित्रों, आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि परिमाप का अनुपात या भुजाओं का अनुपात दिया गया है या माध्यिका का अनुपात दिया गया है, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी परिमाप, उनकी भुजा, उनकी माध्यिका, उनकी ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना भैया। चलिए देख लीजिए, अगर त्रिभुज ABC का परिमाप, ध्यान से पहले इसे लिखिएगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यदि समरूप है तो हम जानते हैं, इसी तरीके से आपको सवाल लगाना है, तो हम जानते हैं क्या, क्षेत्रफल और परिमाप में आपको तुलना करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप इसका वर्ग होल वर्ग बराबर होगा किसके, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल, ए बराबर होते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको परिमाप का अनुपात निकालना है। तो परिमाप का अनुपात, आप क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है ना, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ध्यान से देखिए 16/25 है ना, 16/25 है। और त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप, इसका तो वर्ग है ना, इसके वर्ग की वैल्यू 16/25 है, इसके वर्ग की वैल्यू 16/25 है। आपको परिमाप की वैल्यू पूछी है, तो परिमाप इसके वर्ग को यहां से हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। जब इसके वर्ग को हटाएंगे तो वहां पे वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर हो जाएगा 16/25 अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात त्रिभुज ABC के परिमाप और त्रिभुज DEF के परिमाप का जो अनुपात है, ओ यार खाना खा लिया हूं, है ना, इसका जो अनुपात आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, खाना खाने से खड़े होने में समस्या होती है, लेकिन बहुत जल्दी खाना खा लेता हूं हम, है ना, क्योंकि गांव में रहते हैं। गांव में 5 बजे कह रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे लोग खाना खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, भूख लगी रहती है। कौन गलती करते हैं, नहीं। चलिए दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CA 4 सेंटीमीटर, PQ 7 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, QR 8 सेंटीमीटर, तो बताइए त्रिभुज समरूप है या नहीं, आपको जरूर बताना है। इस सवाल को आपको हल करना है। त्रिभुज ABC बराबर नहीं है, समरूप है त्रिभुज PQR के। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि समरूप है कि नहीं है। आप कैसे देखेंगे, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो यह समरूप हैं, और अगर इनके अनुपात आपस में बराबर नहीं आते हैं तो यह समरूप नहीं होगा। यह आपको जो है होमवर्क है, और आप घर से देख करके बताइएगा क्या प्रश्न नंबर 3 या त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR ये दोनों आपस में समरूप हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल समाप्त हो जाता है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है मित्रों, चौथा सवाल है, त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, DE बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको बताया कि यदि त्रिभुज के भुजाएं आपस में दी गई हैं, उनकी ऊंचाई पूछा रहे, तो आपस में दोनों को हम जो है निश्चित अनुपात के तौर पे बराबर कर देंगे, आराम से मान निकाल लेंगे। ठीक है,
एक मैं पूरा एक बार डिटेल में ले लेता हूँ। जैसे एक त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो क्या होता है, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर त्रिभुज ABC की ऊंचाई, त्रिभुज ABC की ऊंचाई बटे त्रिभुज DEF की ऊंचाई बराबर होता है, क्या होता है, बराबर त्रिभुज ABC की क्षेत्रफल, ABC की परिमाप बटे त्रिभुज DEF के परिमाप। ए बराबर होता है त्रिभुज ABC की माध्यिका बटे त्रिभुज DEF की माध्यिका। ठीक है भैया, इसे आप उतार लीजिएगा। ये पूरा जो है यही आपका फार्मूला है ना। और अगर क्षेत्रफल की कहे तो AB का वर्ग बटे DE इसका वर्ग बराबर BC बटे EF का होल वर्ग बटे AC बटे DF का होल वर्ग बराबर त्रिभुज ABC की ऊंचाई बटे त्रिभुज DEF की ऊंचाई, है ना, DEF की ऊंचाई इसका होल वर्ग बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप बटे, चल नहीं रहा, त्रिभुज DEF का परिमाप इसका होल वर्ग बराबर त्रिभुज ABC की माध्यिका बटे त्रिभुज DEF की माध्यिका इसका वर्ग तब बराबर होगा, तब बराबर लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी, इनमें से कोई भी आपको दिया हो उसका वर्ग आप कर देंगे तो उनके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो इनका वर्ग करेंगे और क्षेत्रफल की बात नहीं आएगी तो बराबर लिख देंगे। चौथा सवाल देख लीजिए, त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बटे क्या होता है DE, AB बटे DE दिया है भैया, AB और DE दिया है। और पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1 है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई H2। यही तो आपको करना है ना। कर दीजिए, AB की जगह पर AB की वैल्यू रख दीजिए 5 बटे DE की जगह DE की वैल्यू 10, 5 बटे 10 बराबर पहली ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी ऊंचाई H2 है। आप निकाल लीजिए इस तरीके से, है ना। 5H2 बराबर 8 दहा में 80, H2 बराबर कितना हो जाएगा 5, 80 में 5 से भाग देंगे ना तो गुणा वाली संख्या बराबर दूसरे बट्टे में जाती है। 5 गुणे H2 है तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा वाली संख्या बराबर दूसरे बट्टे में जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, H2 बराबर हो जाएगा 80 बटे 5, जब भाग देंगे 16 25 80 होता है, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। कोई समस्या कोई परेशानी आपको समरूपता में नहीं होनी चाहिए। और समरूपता को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलरिटी, है ना। और मुझे जो है अंग्रेजी नहीं आती है, सिमिलरिटी आप सभी लोग जानते हैं जो CBSE वाले होंगे। मैं यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हिंदी ही पता होती है और हिंदी ही अच्छी तरीके से मैं, आप जानते ही होंगे, हम हिंदी को बहुत शुद्ध उच्चारण भी कर लेते हैं और कोशिश रहती है कि हम हिंदी बोल पाएँ और हिंदी पर मुझे गर्व रहे, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कल मैं सर्वांग समता के बारे में एक वीडियो दे दूंगा, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर लिख दीजिएगा राय। 2-3 बच्चों ने समरूपता के बारे में बोला तो समरूपता और सर्वांग समता का वीडियो आया। आपको जो भी आपको दिक्कत होती है, जहाँ से भी आपको समस्या होती है आप दीजिए, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका जो भी समझिए छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, आपके साथ हूँ, लगातार आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूँगा। एक छोटा सा मोटिवेशनल कमेंट लिख करके हमें आप मतलब कि बता सकते हैं कि हम किस स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संख्या बल अधिक होगा तो यही निशांत ज्ञान आपकी वैकेंसी के लिए भी मांग उठाएगा। यही निशांत ज्ञान आपको सपनों को पूरा करने के लिए मैं निश्चित तौर पे बोल देता हूं कि अगर मेरे पास संख्या बल अधिक है, 21 बैच 22 बैच आगे भी जितने भी टीचर बनने वाले जो भी बैच आएंगे, चाहे वो बीएड के हो चाहे बीटीसी के हों, जब भी उनके हितों की बात आएगी तो अगर संख्या बल हमारे साथ होगा तो निशांत ज्ञान सबसे पहले
खड़ा होगा और निश्चित तौर पे मैं इस वादे को तब पूरा करूंगा जब मैं पूरा करूंगा तब आप देखेंगे। मैं नेतृत्व करने के विचार से भी आपके सामने हूं, इसी वजह से कहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेतृत्व तभी हम कर पाएंगे आप सभी लोगों का जब हमारे पास संख्या बल अधिक होगा, मेरे पीछे कारवा होगा, तभी ना मैं आपका नेतृत्व कर पाऊंगा। इसके पहले मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, और अगर मैं बोलता हूं तो ऐसा कोई नहीं है। मैं अगर आज यहाँ पे बोल रहा हूं तो मेरे पीछे 50,000 की संख्या है, तब मैं जाकर के इतना दहाड़ करके बोल पाता हूं। यही संख्या जब 1 लाख पे पहुंचेगी तब हम कितना मतलब मोटिवेट होकर के बोलेंगे, यही संख्या जब मिलियन में पहुंचेगी तब हम कितना मोटिवेट होकर के बोलेंगे, और तब आपकी आवाज़ कहां तक पहुंचेगी इस बात को आप सभी लोग अंदाजा लगाइएगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप सभी लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाकी आप इसे हमारा स्वार्थ भी कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी तो हम यूट्यूबर होंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लाइन नहीं बोला, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।